अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको अदालत का एक ऐसा फैसला सुनाएंगे जिसमें ये बताया गया है और ये हुक्म जारी किया गया है कि वो मुल्ज़मान जो कत्ल करते हैं या संगीन जराइम में मुलव्विस होते हैं, जब तक उनका ट्रायल चलता है कोर्ट में, उनका इंटरव्यू नहीं दिखाया जाएगा। पुलिस की कस्टडी में उनकी ना तस्वीर दिखाई जाएगी, ना ही उन्हें कुछ कहते हुए वो मीडिया पर दिखाया जाएगा। अदालत ने मीडिया पर मुल्ज़मान के इंटरव्यू पर क्यों पाबंदी लगाई? ऐसी कौन सी वजूहात हैं? ऐसे क्या कसूरवार करने वाले लोग हैं कि ये सब कुछ हुक्म अदालत को जारी करना पड़ा? ये सब कुछ आपको आज इस प्रोग्राम में दिखाने की कोशिश करते हैं। अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है कि जो मुजरिम नहीं बन जाता, उसका जुर्म साबित नहीं हो जाता, उस वक्त तक उसका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या यूट्यूबर इंटरव्यू नशर नहीं कर सकता। इसके लिए मीडिया को भी पाबंद किया गया है और साथ ही साथ पुलिस को भी इसका पाबंद किया गया है कि वो किसी सूरत भी किसी ऐसे मुलजिम का ना इंटरव्यू करवाएंगे और ना ही उसकी तस्वीर बनवाएंगे। फैसला क्या है, अदालत की जानिब से क्या हुक्म दिया गया है? दुनिया मीडिया ग्रुप के सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं मोहम्मद इशफाक साहब हमारे साथ। उसके साथ साथ हमारे साथ कुछ माहिर कानून भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले इशफाक साहब की जानिब जाते हैं। इशफाक साहब, कोर्ट की जानिब से क्या हुक्म दिया गया है? मीडिया ट्रायल यकीनन जो होता था मुल्ज़मान का, शायद मीडिया पे इंटरव्यू देते थे, एतराफ़ जुर्म भी करते थे, अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेते थे, उस पर पाबंदी लगी है या उनको मुकम्मल तौर पे नहीं दिखाया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अलीज़ा बाजवा साहब हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे फ़ैसले दिए जिनको अदालती नज़ीर के तौर पर पेश किया जाता है। हाल ही में आपने देखा कि कम उम्र ड्राइवर की गफलत के बायस 6 अफराद ज़िंदगी से हाथ धो बैठे और उस पर उन्होंने फिर जब नोटिस लिया तो फिर उन्होंने लाइसेंस लाजमी करार दिया और बंदे भी गिरफ़्तार हो रहे हैं और आपने देखा कि ट्रैफिक के निज़ाम में भी काफ़ी बेहतरी आई है। ये एक और वाक़या है। ये वाक़या ये है कि एक पटिशन आई लाहौर हाई कोर्ट में कि जो अंडर ट्रायल मुल्ज़मान है, मिसाल के तौर पर किसी पर FIR दर्ज होती है, उसके बाद उसको मुजरिम बना के अज़ खुद जो यूट्यूबर्स हैं या कुछ चैनल्स पर इस तरह के, तो वो उनको मुजरिम बनाकर पेश कर देते हैं और उस हवाले से जो प्रोसिक्यूशन है उनका सारे का सारा केस वीक हो जाता है और बाद में कई मरतबा ऐसा होता है कि उसका बेनिफिट मुल्ज़म को मिल जाता है। अगर उसने कुछ किया भी है तो एंड पर जब कानून के मुताबिक चीज़ें हो रही होती हैं तो उसका फ़ायदा उसको मिलता है और वो बरी हो जाता है। तो इस सारे मामले पर जस्टिस अलीज़ा बाजवा साहब ने ये अहम इस मामला उठाया और फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, यूट्यूबर हो, कहीं भी जो अंडर ट्रायल मुल्ज़मान हैं उनके इंटरव्यूज़ नशर ना किए जाएं। उन पर उन्होंने फिल वक्त पाबंदी लगा दी और ये कहा कि पैमरा इस पाबंदी को हर सूरत यकीनी बनाए। एक दिलचस्प बात आपने देखी होगी कि आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है और हमारी यहाँ पर जहाँ पर सोशल मीडिया से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वहीं पर यहाँ पर सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। ठीक है, और ये वो बड़ी अहम चीज़ थी जिस पर जैसा हमने नोटिस लिया और ये कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करता है पैमरा, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इनको कौन कंट्रोल करता है? तो इसका जवाब किसी के पास नहीं था। तो इस हवाले से आपने देखा कि हर वो बंदा, मेजॉरिटी हम कह सकते हैं, जो कोई काम नहीं कर रहे होते तो वो यूट्यूबर बन के कभी किसी के मुंह में माइक घुसा रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। रिसेंटली आपने देखा वो एक शख्स का IG पंजाब से मुतल्लिक उसको मार भी पड़ी थी, शाहिद जट का नाम सुना। फिर और भी इस तरह के वार्डन के वाक़यात देखने में आए कि वार्डन को ज़बरदस्ती उनसे, तो ये वो सारी चीज़ें थी जो अखलाकियात के ख़िलाफ़ थी और साथ ही साथ जो मीडिया के जो कवानीन हैं उनके भी ये चीज़ें खिलाफ थी और मीडिया के कवानीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। तो उस पर उन्होंने कहा कि ऐसे इन चीज़ों पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई। ठीक है। अब पाबंदी लगाने के बाद उन्होंने पैमरा को नोटिस कर दिया, वफाकी हुकूमत को नोटिस कर दिया कि हमें बताएं कि इसकी भी कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, उसके लिए आप ये क्या कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज अगर किसी के ख़िलाफ़ यूट्यूब पर अगर कोई मवाद चलता है तो वो कहाँ पर कंप्लेन करेगा? ठीक है। ये तो ज़रूर है कि वो साइबर क्राइम में जाएगा, पर्चा दर्ज करवा लेगा, लेकिन उसका चैनल बंद करवाने के लिए उसका लाइसेंस आइंदा से उसको ना मिले
उसके ऊपर कोई कानून यहाँ पर मौजूद या अथॉरिटी मौजूद नहीं है। अगर यूट्यूब का ऑफिस पाकिस्तान में हो, फेसबुक का ऑफिस पाकिस्तान में हो, ट्विटर का ऑफिस पाकिस्तान में हो, तो फिर ये चीज़ें मुमकिन हैं, ठीक है। और फिर इनको लाइसेंस भी जारी होंगे, फिर सारी चीज़ें भी होंगी। ये एक आप ये कह सकते हैं कि एक आसान ज़रिया पैसे कमाने का बनाया गया है, जिसमें मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि ये जो डॉलरों वाला जो हमारे दिमागों पर सवार हो गया ना कि डॉलर आ रहे हैं और इतने व्यूज़ बढ़ गए, उस चक्कर में हम हर हद से गुजर जाते हैं और किसी का लिहाज नहीं करते। ये एक बहुत ही गलत बात है और उस पर जैसा आपने नोटिस लिया कि ये सारी कार्रवाई की। अच्छा इशफाक साहब, ये बताएं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और जो यूट्यूबर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यकीनन कुछ कवानीन हैं जिस पे हम अमल दरामद भी करते हैं, कैमरा के जो कानून हैं उनको फॉलो भी किया जाता है। जो यूट्यूबर हैं उनके लिए कोई कानून नहीं है, कोई उनके लिए एथिक्स नहीं है, जो चाहे बात कर दें, जो शायद आप अपने फैमिली के साथ बात सुन भी नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं, वो भी दिखा सकते हैं वो। लेकिन क्योंकि जो क्राइम शोज़ होते हैं टेलीविज़न पे जो चलते हैं, उसमें थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन होती है शामिल। इन्वेस्टिगेटर जो जर्नलिस्ट हैं वो पुलिस के साथ भी बात करते हैं, फिर वो उसकी मुल्ज़मान का भी मौक़िफ़ लेते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये सबके साथ ऐसा होना? मैं उसकी एक आपको कानूनी माहिरीन मियां इरफान अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अनीस हाशमी साहब मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा स्कैंडल था मियां साहब जो कि मुजाहिद शेख साहब ने ब्रेक किया था 2015 में, कसूर वीडियो स्कैंडल। जी हाँ, बच्चों के साथ बदफेली वाला। कल 3 मुल्ज़मों को लाहौर हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। उनको 2015 में मुकदमा दर्ज हुआ, 18 में सज़ा उम्र कैद की सज़ा हुई और कल हाई कोर्ट ने उनको बरी किया इस बुनियाद के ऊपर कि जिस बुनियाद के ऊपर वीडियो स्कैंडल बनाया गया था, एक वीडियो उनके ख़िलाफ़ नहीं थी, एक एविडेंस उनके ख़िलाफ़ नहीं था। फिर उसके साथ साथ उसको ये भी कहा गया, और एक बंदे ने विटनेस भी था जिसने ये कहा कि क्योंकि ये ज़मीन का तनाज़ा था तो 5-5 लाख रुपए दे के मकामी लोगों को इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, भाइयों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराए गए, इस स्कैंडल में नामज़द करवाया गया। तो ये वो चीज़ें, इस पर काफ़ी ज़्यादा क्राइम शोज़ भी हुए। उस वक्त हम सारे मीडिया ने उनको मुजरम बनाकर दिखा दिया कि ये बहुत ज़ालिम है, आपने देखा वो बरी हो गए। अब उनमें से 2 भाई सरकारी मुलाज़म हैं। अब मेरा ये सवाल है कि वो बंदे 2015 से जेल में हैं, 8 साल उनको जेल में हो गए, कैरियर उनका तबाह हो गया, नौकरियां उनकी ख़त्म हो गई, आप वो बरी हुए, अब उसका ज़िम्मेदार कौन है? बिल्कुल उसका ज़िम्मेदार कौन है? तो ये वो बात है जिसका जज साहब ने नोटिस लिया। जब तक कि वो कहते हैं कि एक बंदे को फाइनल सेंटेंस ना हो जाए, आप उस वक्त तक उसको ना करें, मे भी वो आगे जाके बरी हो जाए। मीडिया ने तो अपनी तौर पर इन्वेस्टिगेट कर लिया, लेकिन जो शवाहिद हैं, जो प्रोसिक्यूशन है, जिन्होंने सारा मवाद इकट्ठा करना है, इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर ने जो सारा मवाद इकट्ठा करना है, वो तो मीडिया पर्सन नहीं देख सकते उस तरह से, जिस एंगल से जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इशफाक साहब, ये बताएं कि खिलाफ वर्जी करने वालों को क्या सज़ा मिलेगी? अभी तक तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग होगी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है और उसकी वायलेशन करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए ये और इस मामले की संजीदगी का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा लें कि अदालत ने दोनों जो डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन उनको भी पाबंद कर दिया कि आप जो मुल्ज़मों को पकड़ के खड़ा करके कह देते हैं ना जी ये मंशियात वाला हमने गैंग पकड़ लिया, मीडिया को बुला के अपनी पजीराई करवाते हैं, बाद में वो बंदे बरी हो जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे ये बंदे इकट्ठे करके गैंग बना देते हैं सिर्फ अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए, उस पर भी इन्होंने उनसे रोक दिया। अच्छा, इसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी यकीनन पाबंदी लग जाएगी कि 4 मुल्ज़मान पकड़े हैं और आगे 10,000 को बड़ी डेफिनेटली, क्योंकि बात ही ये हो रही है कि मुकदमा दर्ज करने के बाद ये काफ़ी नहीं है कि एक मुल्ज़म है तो उसको सारी दुनिया में दिखा दें। जब तक कि उसके खिलाफ कोई फाइनल सेंटेंस उसको ना हो जाए तब तक आप नहीं ये चले जी। कानूनी तौर पे भी ले लेते हैं राय। सर, आप अपना पूरा नाम बताइएगा और बताइएगा कि जो ये कानून या हुक्म जारी किया गया है कोर्ट की जानिब से, जिसकी तफसील इशफाक साहब ने हमें बताई है, आप इसको किस तरह से देखते हैं कानूनी नज़र से? मियां इरफान अकरम, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मेरा नाम है और 30 साल से वकालत के पेशे से मुंसलिक हैं और मेरा ज़्यादातर जो काम है वो फौजदारी ही है। ठीक है जी। ये जो सिलसिला एक शुरू हुआ है, देखें पूरी दुनिया में इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट का बाकायदा एक रोल रहा है और उन्होंने बहुत ऐसे मामलात में इन्वेस्टिगेशन की कि जिसका फ़ायदा बाकायदा प्रोसिक्यूशन को हुआ, स्टेट को। हमारे यहाँ एक तो माज़त के साथ
कि शायद उसको एकेडमिकली उस तरह प्रमोट नहीं किया गया। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट है वो यही समझता है कि अगर कोई इशू मेरे हाथ में आया है तो मैं उसकी हाइप क्रिएट करूँ, मैं उससे अपने प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ाऊँ, सही, और उसके व्यूअर जितने बढ़ेंगे उतना उसके प्रोग्राम की रेटिंग ऊपर जाएगी, उस चैनल की रेटिंग भी ऊपर जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ हमारे वकालत के सामने बहुत सारे ऐसे इश्यूज आए। हमारे एक एक्स प्रेसिडेंट साहब थे, वो उनका एक बहुत मशहूर केस था, नईम मलिक नईम साहब, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मलिक नईम साहब, मरहूम, वो मरहूम बहुत शरीफ आदमी थे। उनके खिलाफ एक स्कैंडल आ गया कि वो घरेलू मुलाजमा के ऊपर तशद्दुद का, उस पर इतनी हाइप क्रिएट हुई कि अल्टीमेटली उनको अरेस्ट भी किया गया, बाद में उनकी ज़मानतें भी हुई, और जब वो केस चला तो पता चला कि वो स्वाय एक घरेलू जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनकी एक ब्लैकमेलिंग का सिलसिला है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह के सिलसिले, इस तरह के स्कैंडल रोज़ आते हैं। अब इशू कहाँ आता है? आपके ऊपर, मीडिया के ऊपर तो चले, पैमरा बैठी है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बैठी है, पैमरा ने मीडिया के लिए रूल्स रेगुलेशन भी इम्प्लीमेंट कर दिए। अब जब बात आती है यूट्यूबर्स की या सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया इस वक्त एक बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा है। ऐसा ही है। और आए गए, मतलब हम रोज़ देखते हैं कि मैसेज पहले किसी और नाम से चलता है, उसके बाद वो बदलते वो पर्सनैलिटीज़ के नाम ही बदल चुके होते हैं और कोई उसको पूछने वाला भी नहीं। वजह यही है कि उनके ऊपर कोई कानून इस वक्त लागू नहीं है, पैमरा के वो कंट्रोल में नहीं है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी उनकी बनी नहीं है, कोई रूल्स और रेगुलेशन ऐसे बने नहीं हैं। मेरा ही एक केस यहाँ पर शाहिद जमील साहब के पास पेंडिंग है, जिसमें मैंने ये बात चैलेंज की हुई है, लियाकत अली चौहान वर्सेस स्टेट। उसमें मैंने ये बात चैलेंज की हुई है कि ये फेसबुक, यूट्यूब सबको कहें कि वो यहाँ आके दफ्तर खोलें अपना। इंडिया ने बंद किया, मजबूरन उन्होंने वहाँ पर दफ्तर खोले। उस पर बाकायदा ये बात पे आर्गूमेंट की थी, वो तैयार नहीं आने के लिए। छोटे छोटे मुल्क जहाँ करोड़ आबादी भी नहीं है, अगर वहाँ पर यूट्यूब या फेसबुक अपना ऑफिस खोल सकती है, यहाँ पर रिलीजियस इश्यूज भी आते हैं, यहाँ पर टेररिज्म के इश्यूज भी हैं। जब आप उनको कंप्लेन करें तो वो कहते हैं कि जी हमारे जो एम्बिट है उसमें ये फॉल नहीं करता। ठीक है। उस इशू की वजह से हमारे मुल्क में चाहे बर्बादी उतर जाए, उनके क्योंकि एम्बिट में फॉल नहीं करता, वो कहते हैं जी इसलिए हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। अली ज़िया बाजवा साहब इज़ अ वेरी कम्पिटेंट जज। ये एक इशू नहीं है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे इशू जो आवाम से रिलेटेड थे उनको एड्रेस किया। लेकिन असल बात ये है कि खाली इन फैसलों से कुछ नहीं होना। हमने खुद अपने सामने देखा, हम यहाँ कोर्टों में इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम इनकी मजबूरी है, ये हमारी मजबूरी नहीं है। अगर इन चैनल्स ने, इस यूट्यूब ने, इस फेसबुक ने और इस व्हाट्सएप ने हमारे मुल्क में फसाद ही क्रिएट करना है तो बेहतर है कि ये बंद हो जाए। चाइना में ये नहीं चलते तो क्या चाइना की इकॉनमी बैठ गई उसकी वजह से? इंडिया ने पाबंदी लगाई, अल्टीमेटली उन्होंने बैठ के उनके साथ नेगोशिएट किया और अब तमाम चीज़ों के जो ऑफिसेज हैं वो इंडिया में मौजूद हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत को स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, इनके साथ बैठ के नेगोशिएट करना चाहिए। अगर नहीं है तैयार तो अब इनसे अल्टरनेट रेमेडीज़ आ चुकी हैं, उनको ऑप्ट कर लें। चाइना से ले लें आप कोई यूट्यूब चैनल, उसका अल्टरनेट जो भी होगा, आप फेसबुक की जगह कोई और ले लें, व्हाट्सएप की जगह कोई और ले लें। तो आप एक 24 करोड़ की आबादी का मुल्क है और अब तो हर गांव, हर ज़िले में जिस तरह मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, तो वो ये उनकी मजबूरी है, हमारी मजबूरी नहीं है। और जो असल चीज़ जिसके बारे में मैं बार बार अभी ये कोर्ट के रिलेटेड मैं कहूँगा कि असल बात ये है कि मुल्ज़िम, हम कहते हैं कानून के अल्फाज में कि जो अक्यूज़्ड है वो फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ है। फेवरेट चाइल्ड क्यों कहा जाता है? जब तक वो मुल्ज़िम से मुजरिम नहीं बनता आप उसको कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक है। उसकी बात आपको सुननी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। तो जब आप उसका मीडिया ट्रायल करते हैं
यहाँ पर तो लोगों के इंप्रेशन और लोगों का इमेज इस हद तक बना देते हैं कि वो बंदा पब्लिक में मूव नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक। वो अपनी फैमिली के साथ मूव नहीं कर सकता, वो अपनी फैमिली को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहता बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ में। और उससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो प्रोसिक्यूशन का, ठीक है, कि वो अपने प्रोग्राम की रीडिंग के लिए इस हद तक हर चीज़ डिस्क्लोज कर देते हैं, सारी एविडेंस डिस्क्लोज कर देते हैं कि उसका फ़ायदा जो है वो अल्टीमेटली मुल्ज़िम को जाना है। मुल्जिम हो जाता है। अच्छा मियां साहब ये बताएं कि इसमें यकीनन जो मुल्जिम होता है, जिसके मुजरिम बनने में भी कुछ वक्त चाहिए होता है, पुलिस की हिरासत में होता है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में वो तमाम चीज़ें तस्लीम भी करता है जो कानूनी तौर पे कोर्ट में उसका कोई वैल्यू नहीं है, एविडेंशियल वैल्यू नहीं है। तो इसी तरह से जब वो कैमरे के सामने अपने बयान देता है कि मैंने ये कत्ल किया या डकैती की या कोई भी हीनियस क्राइम को वो मानता है कि मैंने किया, तो फिर अगर कानूनी तौर पे अगर पुलिस की कस्टडी में उसकी कोई स्टेटमेंट की वैल्यू नहीं है, तो इसकी वैल्यू है कि वो जो कैमरे के सामने मानता है और ऑन करता है अपने जुर्म को। देखिए फिर वही बात है, जब तक वो पुलिस की कस्टडी में है वो कहीं भी कोई बयान दे अदर देन 164 की स्टेटमेंट, ठीक है, जो बिफोर द मजिस्ट्रेट, और उसका एक स्पेशल प्रोसीजर मौजूद है कि मजिस्ट्रेट पुलिस वाले को भी निकाल देगा, उस कमरे में बाहर खिड़की से बाहर भी कोई ऐसा बंदा नज़र ना आए या व्यू ना हो कि जो उसको प्रेशराइज करने का सबब बने, और मजिस्ट्रेट उससे पहले कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि तुम किसी पाबंदी के तहत तो नहीं दे रहे या तुम्हें कोई प्रेशर तो नहीं है, और उसके बाद उसका बयान लेगा। उसकी एडमिसिबिलिटी तो है, लेकिन 161 का बयान जो आप कह रहे हैं पुलिस के सामने देना, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं। और अगर पुलिस वाले खुद ही कहीं कैमरे के सामने बैठा के, अब हम आपके सामने बयान दे रहे हैं, यहाँ पर खड़े हैं कैमरे के पीछे, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि कैमरे की बैक साइड पे कौन खड़ा है। अगर कैमरे की बैक साइड पे एक बंदा गन लेके खड़ा है और कह रहा है कि तुम ये बयान दो, तो उसको आप किस तरह एडमिसिबल कह सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चले जी, अपना सर आप अपना बताइएगा, पूरा नाम बताइएगा और बताइएगा कि आप इस पेचीदगी को, और बहुत अच्छा फ़ैसला ये कोर्ट का है जिसमें यकीनन जो कसूरवार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर सज़ा मिलने में कोई दिक्कत हो सकती है इस तरह के इंटरव्यूज़, तो फिर ये नहीं होने चाहिए। नाम जी मेरा अनीस अली हाशमी, वकालत के पेशे से मुंसलिक हूँ, ठीक है, नाराज़ हो गया। देखिए यहाँ पे हैं दो सवाल। एक तो सवाल है कि जो बंदा अंडर ट्रायल है उसका जो मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया जाता है, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। एक तो ये सवाल है, दूसरा सवाल है यूट्यूबर्स का। ठीक है, जो दूसरा सवाल है उसकी हम पहले उसको अगर हम डील करें तो देखें, यूट्यूबर्स जो है दुनिया के किसी भी माशरे में, किसी भी सोसाइटी में जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होता, चीज़ें चैनलाइज नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यूट्यूबर्स के लिए जैसे मियाँ साहब ने भी कहा, पहले आप इशफाक साहब ने भी कहा, कोई रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, इनको आपको चैनलाइज करना चाहिए। देखें आप लोग सारा दिन यहाँ पे कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, सहाफ़त के कुछ ज़ाब्ते हैं, कुछ कवानीन हैं, कुछ उसूल हैं, कुछ मोरालिटीज़ हैं। बिल्कुल है। अब यूट्यूबर्स जो हैं वो एक मशरूम ग्रोथ है हमारी सोसाइटी में, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो यूट्यूब इसको चैनलाइज करें, इनकी कोई अथॉरिटी बनाएं, कोई रेगुलेटरी बॉडी बनाएं, इनको लाइसेंसेस दें, इनकी किसी चीज़ का एक प्रोसीजर होना चाहिए, इंटरव्यू करने का तरीक़ाकार होना चाहिए। अब आपने भी इंटरव्यू किया है, आप कर रहे हैं, इधर से प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके सवाल लॉजिक से रिलेट करते हैं, उस मौजू से रिलेट करते हैं। मैं भी अक्सर देख रहा होता हूँ, यूट्यूबर जो हैं वो बाज़ औक़ात एक अंडर ट्रायल पर्सन का इस तरह से इंटरव्यू कर रहे होते हैं जैसे वो उसके SHO लगे हों, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो एक तरह से वो पहले उसका मीडिया ट्रायल शुरू करके, देखिए प्रोसिक्यूशन की बात तो एक अलग रही। हमारे यहाँ पाकिस्तान में फैमिली सिस्टम है, एक आदमी जो है, देखिए ना लीगल टर्म है कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं होता वो आदमी इनोसेंट। ठीक है, एक आदमी, अब हमारे यहाँ जो हमारा सोशल सेटअप है, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले वो कसूर वाले आपकी एक स्टोरी का तस्करा हुआ, अब देखें वो दो लोग थे, प्रॉपर्टी का इशू था, लेकिन इसके ज़रिए उनका पूरा ख़ानदान इफेक्ट। जब आप मीडिया ट्रायल करके मुजरिम बना के पेश कर देते हैं तो एक ज़िंदगी तबाह नहीं होती, उसके साथ रिलेटेड उसके माँ बाप, बहन, भाई, बच्चे, पूरा ख़ानदान इफेक्ट। ऐसा ही है। तो इसलिए
ये जो जिस तरह आप सहाफ़त करते हैं, ट्रेनिंग होती है, आप एक तरीक़ाकार के तहत, इनकी कोई रेगुलेटरी बॉडी गवर्नमेंट को बनानी चाहिए, इनको रजिस्टर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इनका तरीक़ाकार देखा जाए, इनके प्रोग्राम्स देख के इनको लाइसेंस जारी किया जाना चाहिए। जिस तरह से वो, मैं अक्सर देख रहा होता हूँ, मैं सोच रहा होता हूँ कि अगर ये यहाँ पे जिस बंदे का जिस तरह से सवाल कर रहे हैं वो आगे से उल्टा जवाब दे दे तो ये तो कुछ और बन जाएगा। तो इसलिए इसका जो है चैनलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अब जो मीडिया ट्रायल की बात है, मीडिया ट्रायल जब आप लोगों का शुरू कर देते हैं तो आपने तो पहले ही उसका फैसला सुना दिया, तो उससे हमारा सोशल सेटअप डिस्टर्ब होता है, उससे हमारे यहाँ अखलाकियात का तकाजा बहुत नीचे जा रहा है। क्योंकि आप वो माइक उठा के, पिछले दिनों मैं एक प्रोग्राम देख रहा था कि वो दाता साहब के पास जो लोग बैठे हुए हैं, हर यूट्यूबर वहाँ पे जाके और उन लोगों के इंटरव्यू, और उनके पीछे भाग रहा है, वो आगे भाग रहे हैं, ये पीछे भाग। आप अपने सोशल सेटअप को देखेंगे, यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, रोटी नहीं है। अब वहाँ पे जो बेचारे बैठे हुए हैं, आप देखें, ज़रूरी नहीं है कि हर मांगने वाला या हर वहाँ पे जो शख्स बैठा हुआ है वो मांगने वाला ही है, ऐसा ही है। कुछ लोग अपना को सिलसिला चला रहे हैं, भरा तो हुआ है। आप जाके उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज कर रहे हैं, आप उनकी रेप्यूट को डैमेज कर रहे हैं, पता नहीं कौन किस मजबूरी में। तो इन चीज़ों को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। जज साहब का फैसला बिल्कुल ठीक है, और उनका इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल सिस्टम अलग चल रहा है ना, इनोसेंट है, अभी गिल्टी प्रूव हुआ नहीं है, लेकिन मीडिया ट्रायल में हमने सज़ा भी दे दी, और फिर वो एक शख्स को सज़ा नहीं दे रहे आप उसके पूरे ख़ानदान को सज़ा दे रहे हैं। बाद में देखें ना, वो मीडिया पे एक हाइप क्रिएट होती है, वो एक ही स्टोरी सारे चलाते हैं, उसके बाद उसका फॉलोअप कोई नहीं देता। अभी ये जो बंदे आप वाली स्टोरी में बरी हुए हैं, उनकी कहीं कोई खबर आपने देखी कितनी चली? अब उनके ख़ानदान वालों का उनके इलाके में, उनकी फैमिली में, सोशल सेटअप में जो उनका बेड़ा गर्क होना था वो तो हो गया। उसको अब कौन पे बैक करे? क्योंकि वो चीज़ जो डैमेज होगी, दैट इज़ कॉल्ड हमारी लीगल लैंग्वेज में इर्रेपरेबल लॉस, उनका तो हो गया। तो इसलिए ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ैसला बहुत अच्छा है। अब ज़रूरत ये है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर ऑन बोर्ड लेके सीरियस एफर्ट करके कोई ऐसी बॉडी बनानी चाहिए जो कम से कम यूट्यूबर्स को चैनलाइज करे। मुल्क भर के सहाफ़ियों के नुमाइंदा भी हैं और मुख्तलिफ़ सहाफ़ती तंजीमों के अहम ओहदेदार भी रह चुके हैं और हैं भी, और ख़ासकर लाहौर प्रेस क्लब में ग़ालिबन 12वीं दफ़ा प्रेस क्लब के सदर जो है उसके उम्मीदवार भी हैं। अरशद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब, जो अदालत की जानिब से फ़ैसला एक आया कि पुलिस की हिरासत में जो मुलज़मान हों उनका इंटरव्यू मीडिया जो है वो नशर नहीं करेगा, दूसरी जानिब उन्होंने ख़ासकर जो यूट्यूबर हैं कोर्ट की जानिब से उन पर कड़ी तनकीद उन पर की है और कहा है कि माइक जो है वो किसी के भी मुंह के आगे कर दिया जाता है और उससे पूछा जाता है उसकी मर्ज़ी के बगैर। इस पर क्या कहेंगे आप? शुक्रिया मुजाहिद साहब। बात ये है कि फ़ैसला इस पर हम क्रिटिसाइज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन देखिए सबसे पहले तो हम इसको इस किस्म के फ़ैसले जो हैं वो आज़ादी सहाफ़त आज़ादी इज़हार पे एक कतगन भी हम समझते हैं। लेकिन चूँकि अब मामला है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जब आपको पता है प्रिंट मीडिया आया, आप भी माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक आया, प्रिंट को इलेक्ट्रॉनिक खा गया, अब डिजिटल मीडिया आया तो उसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को खा लिया। मसला सिर्फ डिजिटल मीडिया का है। देखिए इस पर तो कोई दो राय नहीं कि आजकल जो आगे का दौर है वो डिजिटल मीडिया का है, और डिजिटल मीडिया में फॉलोअर्स जो है वो मिलियंस में है। मैं समझता हूँ कि इसको अब ज़रूरत ही है इस किस्म के फ़ैसलों के बाद कि डिजिटल मीडिया को अब रेगुलाइज़ किया जाए। देखिए वहाँ पे जज साहब की अदालत में जो पैमरा का वकील है उसने झूठ बोल दिया कि ये हमारी तो हम तो रेगुलेट नहीं करते। आपको याद होगा फवाद चौधरी का ज़माना, साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, ये उन्होंने रेगुलेट किया। साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरीम औरंगज़ेब ने करोड़ों अरबों रुपए के इनको इश्तिहारात दिए। सो अब इनको एक हदूद में लाना पड़ेगा, डिजिटल मीडिया के वो एथिक्स बनाने पड़ेंगे। अब आप उठते हैं तो ठक उनके मुंह, आपने एंट्रो में बताया, उसके मुंह के अंदर माइक दे देते हैं। देखिए हमें तो पता ही नहीं है कि डिजिटल मीडिया और मीडिया है क्या। उठते हैं एक ऐसे मोबाइल पकड़ते हैं, मुंह के अंदर माइक दे देते हैं। एथिक्स ही नहीं पता, ये कोई हदें थोड़ी हैं।
अब मसला ये है कि ये जो डिजिटल मीडिया वाले हैं, हमें ये चाहिए कि इनकी ट्रेनिंग करें, इनको रेगुलेट किया जाए, कुछ ट्रेनिंग सेशन लगाए जाएं। आप जैसे सीनियर साफियाँ, और मैं ये कहूँगा इदारों को, मतलब माशाअल्लाह दुनिया बहुत बड़ा इदारा है, दुनिया इदारे में आपका डिजिटल मीडिया भी है। यहाँ से जो आप हायरिंग हो रही है, जो भी मीडिया के हाउसेज हैं बड़े, उनको चाहिए कि पहले आप जो हायरिंग करते हैं उसके साथ कोई इनको 2-4 दिन 5 दिन को सेशन भी करें कि आपने माइक कहाँ रखना है, क्या बोलना है, किस तरह माइक लगाना है। ये इदारों की जिम्मेदारी है। दूसरे प्रेस क्लब की भी जिम्मेदारी है कि वो वर्कशॉप्स कराएं। आप जैसे सीनियर एंकर्स जो हैं, सीनियर साफ़ी हैं, उनको ला के लेक्चर्स कराएं कि यार ये एक्चुअली डिजिटल मीडिया है क्या, आपने करना क्या है। देखिए ये जिम्मेदारी हम पूरी करें, गवर्नमेंट इनको फिर रेगुलेट करे और इनके एक SOPs बनाए। उसके बावजूद ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात नहीं है। आप मुजाहिद साहब जब आए थे ट्रेनिंग लेके आए थे, इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। देखिए अब तो ये ज़ाती लोगों की ज़िंदगी में घुस गए हैं। वो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी शर्मनाक बात है कि आप एक जाली अकाउंट बनाएं और उसके अंदर आप एक पकड़ें माइक और बैठ जाएं सामने दीवार के सामने, और किसकी मर्ज़ी आप जो मर्ज़ी उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दें। ये भी गलत बात है, इसके भी कोई एथिक्स है। मतलब एक मरतबा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब एक साकिब निसार साहब के अदालत में पेश हुआ। उन्होंने कहा मुझे ये बताएं कि आपकी कोई एथिक्स हैं? मैंने कहा सर बिल्कुल हैं। क्या है आपकी वो हद है? लेकिन अब बात तो ये है कि वाकई जब ये डिजिटल मीडिया ने हदें ख़त्म कर दी तो मैंने उन्हें बताया कि ये हमारी हद है, ये हमारी, और बाकी हमारी अपनी हदूद क़यूद का हमें ख्याल करना चाहिए, हमारे एथिक्स भी हैं। तो जैसा हमने कहा देखें फिर अगर है तो फिर आपको इम्प्लीमेंट करें। अमल दरामद नहीं है। अभी आपने जो सवाल किया ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी पुलिस की तहवील में कोई आप मुलज़म का इंटरव्यू नहीं कर सकते। तो फिर मैं आपका आज के प्रोग्राम में ये भी बताता हूँ लाहौर की पुलिस को, पंजाब की, कि वो अब मुलज़मान को ला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बंद करें। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, इस ऑर्डर के तहत तो नहीं कर सकते, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। बिल्कुल ऐसे ही। अगर कल कोई DIG IG या कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, सामने मुलज़म खड़े होंगे, वो किस तरह मुलज़म को हिरासत में लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और अगर तो लाहौर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी या कोई भी पंजाब की या कोई भी पाकिस्तान की, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। पहले तो ये बताया ना कि पुलिस वाले बंद करें मामला, इस ऑर्डर के मुताबिक तो ये है। पुलिस वाले आप ये कहते हैं कि आप मुलज़म को नहीं कर सकेंगे, इसका मकसद है कि फिर हम PR करेंगे। शेख साहब आप तो बड़ा इस जराइम का ये प्रोग्राम जो खात्मे के लिए प्रोग्राम्स करते हैं, मुझे ये बताया ना, तो फिर PR और प्रेस नहीं देगा, फिर आप अपने TV पे स्क्रीन पे वही चला देंगे, आप तो कोई काम ही नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि इस किस्म के फ़ैसले जो हैं कभी मीडिया ने इस तरह तस्लीम तो नहीं किया। हमने तो अपना काम ज़रूर करना है, लेकिन पुलिस को भी अब चाहिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद करे। ये तो उनके PR उनका PR है, उसका शटर डाउन हो जाएगा, वो तो फ़र्क हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें देखें अभी पीछे एक वाक़या वो ये हुआ कि 3 दिन पहले क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ ने 3 लोगों पर पाबंदी लगा दी। सोहेल इमरान बहुत सीनियर जर्नलिस्ट था, उसमें वो है ख्वाजा कादर है और बाकरी है। तो आप अंदर नहीं आ सकते, हर जगह पे ये हो रहा है। भाई आप कौन होते हैं कहने वाले कि आप क्रिकेट बोर्ड के अंदर नहीं आ सकते? क्यों आप लिख रहे हैं? ये है आज़ादी सहाफ़त पे खुलावा। हम इसको बर्दाश्त नहीं करते। ज़का अशरफ साहब जरदारी के मोड़े पे बैठ के आते हुए आखिरी दिन है, वो चीनी का काम करें, होर्डिंग करें, अपना जो उनका असल धंधा है। इस धंधे में तो अगर उन्होंने क्रिकेट की बात की है, मैं समझता हूँ कि कोई भी इदारा हो, कोई भी पुलिस हो, हमें अपने एक हद में रह के काम करना चाहिए। और ये ज़रूरी है, आइंदा पैमरा के लिए भी ज़रूरी है। आप अरबों करोड़ों को इख्तियार देते हैं उनके अपने आप उनको क्यों भी देते हैं कि ये करना है, वी लॉक कराते हैं, लॉक कराते हैं अपनी मर्ज़ी के। तो ये बंद करें रिश्वत को, इनको रेगुलेट करें, इनको बताएं कि हमने हमारा ये हद है। अब आप इश्तिहारात भी देते बंद करें। लेकिन शेख साहब बात ये है कि डिजिटल मीडिया का दौर है। अच्छा अंसारी साहब, असल और नकल की पहचान करने के लिए कोर्ट ने भी ये कहा कि जिसके हाथ में माइक है या उसके पास कैमरा है तो वो साफ़ी नहीं है। हम साफ़ी है या नहीं है, इसको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? दोस्त बिल्कुल देखें, अब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की 25-24 करोड़ आवाम है, 14 से 15 करोड़ सब्सक्राइबर नहीं रहेगा, 15 करोड़ साफ़ी यहाँ पे। जिसके पास ये है मोबाइल है, वो जर्नलिस्ट है। वो आप कुछ हैपन करें, अब आप देखें ना, TV वालों को तो बड़ी आसानी हो गई, आपको फुटेज आ जाती है। आप जो अपने मेन बुलेटिन देखें को 12-13 मिनट तो आप सोशल मीडिया से उठा रहे थे, जो कुछ हुआ बन गई। अब हर बार, लेकिन वो शेख साहब हर अपने मोबाइल पे फुटेज बनाने वाला साफ़ी तो नहीं है, हर माइक को पकड़ने वाला साफ़ी तो नहीं है। अभी मैं एक सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो एक ऐसे माइक पता नहीं लाल सा पकड़ा और चंगा ने कुटिया,
तो बात ये है कि आप या सलूके में से माइक लगा लेंगे, कतन नहीं। साफ़ी की भी एक डेफिनेशन है। ये प्रेस क्लब, ये PFUJ, ये सारी आपकी साफ़ी तंजीमें बड़ी बड़ी भरी पड़ी हैं। वहाँ पे एक हमारा जब आइन था प्रेस क्लब का या PFUJ का, आपने 5 साल, आप सीनियर आदमी हैं, 5 साल आपने काम करना है। उसके बाद वो उस अखबार का साफ़ी एक क्रेडिबल साफ़ी चलाएगा जिसने 5 साल काम किया हो, उस न्यूज़पेपर पे जो स्टॉल वैली हो, जो स्टॉल पे पड़ा हो। वैसे अब तो ये रोज़ा में पतंगा पुट्ठी तलवार उल्टा उस तरह, तो ये हम तो ये समझते हैं कि ब्लैकमेलिंग है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या पाकिस्तान को चाहिए इस किस्म के डिक्लेरेशन जो हैं उनको मनसूख करें। देखें, ये बिल्कुल गलत बात है कि आप कहते हैं आप साफ़ी हैं, तो ये कोई सहाफ़त नहीं है। सहाफ़त के भी असूल हैं। देखिए, तो अब तो किसी को काम नहीं मिलता, वो माइक पकड़ लेता है। डिजिटल मीडिया का तो यही तो दौर है। अब इसको हमने डिफ़ाइन ऐसे करना है कि ये इदारों को भी चाहिए, ये इनको भी पता है, इनके पास भी सारी फरिश्ते मौजूद हैं, उन्हें पता है मिजाज शेख साहब आ रहे हैं, उन्हें पता है वो बाहर हैं, सब पता है। तो भाई आप उनको एंटरटेन ही क्यों करते हैं? हमारे प्रेस क्लब के मेंबर लाहौर में तो इस वक्त मेरा ख्याल 20,000 लोग फिरते होंगे। प्रेस क्लब के मेंबर तो 2700 है। तो ये और वो लोग हैं जिन्होंने आफ्टर 10-10, 20-20 साल तक काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जर्नलिस्ट का इसमें बड़ा फ़र्क है। हमें अपनी सफ़ों में खुद भी दुरुस्ती पैदा करनी है, हमें भी इनको स्नब करना होगा। अच्छा अंसारी साहब, अगर कोर्ट का ये फैसला जैसे आपने कहा कि ये ठीक है और बेहतर है, होना भी चाहिए, इसके साथ साथ ये भी तो होना चाहिए आपकी जो तंजीमें हैं, जो हमारी तंजीमें हैं, वो ऐसे लोगों को निशानदेही उनकी करें जो जर्नलिस्ट नहीं हैं या जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी स्क्रूटनी एक दफ़ा जो है वो होनी चाहिए, ताकि जो प्रोफेशनली काम करने वाले लोग हैं वो सफ़र ना करें। बात तो बड़ी ठीक है कि हमें बताना चाहिए कि ये साफ़ी और ये नहीं है। हमारी सफ़ों में भी बड़े गुस्से होंगे, तो स्क्रूटनी का अमल हर साल होना चाहिए। ये ना सिर्फ लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। हमें अपनी सियासी मजबूरियों को बलाए ताक रखते हुए एक ये अमल ज़रूर करना चाहिए और ये बताना चाहिए लोगों को, जी ये प्रेस क्लब का मेंबर, उन्हें पता है कि ये अगर पुराना मेंबर है तो एक साफ़ी है। लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है शेख साहब, बड़े अनफॉर्चुनेट है कि हमारे अंदर की और तो वो तो बड़ा ज़रूरी है कि हम डिफ़ाइन कर लें कि यार ये जर्नलिस्ट और वो है डेफिनेशन। लेकिन मजबूरियाँ हमें मारती हैं। हमने इलेक्शन लड़ रहे हैं, अच्छा कोई गल नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। अब इलेक्शन लड़ें या ना लड़ें, अब देखें ना अदालतों में मामला चल गया, अदालतों के ऑर्डर्स आ गए। मैं तो ये समझता हूँ कि हमें खैर अब ये देखें कि आपके इस मुल्क के नामवर जर्नलिस्ट बड़े बराबर हमने आपको तुरम खा समझते हैं, वो भी मुँह के अंदर माइक उठे रहे। मैं आपको फोटो क्या नाम लूँ उनको, चीखेंगे नाम लेंगे तो हमारे साथ काम करते रहे। तो उनको नहीं समझ आ रही हो भाई, आपको तो 35-40 साल हो गए हैं, आप कहते हैं मेरे प्रोग्राम की रेटिंग नंबर 1 है, तो आपको तो पता ही नहीं आप कर क्या रहे हैं, भाग रहे हैं। तो ये भाग दौड़ वाला काम ख़त्म होना चाहिए। होना ये चाहिए कि आप बता दें कि यार ये मतलब एक डैश बना देते हैं। हम पंजाब असेंबली के बारे में क्या हो रहा है, बड़ा बेहतरीन हो गया ना, वो माइक नहीं भेजते, दौड़ते नहीं हैं, एक डाइस बन गया। नेशनल कराची असम्बली, सिंध असम्बली के बाहर भी बनाया हुआ है, नेशनल असम्बली के बाहर बना दिया कि भाग दौड़ना, वहाँ पर आराम से माइक रखें, जो आएगा वो डाइस बात करेगा, चला जाएगा। तरीक़ाकार बनाना चाहिए। और ये तरीक़ाकार जो है पहले तो ऐसा नहीं था, हमने यहाँ भी बनवाया, हमने यहाँ भी बनवाया। तो ये तरीक़ाकार है कि आपकी भागें दौड़ें नहीं लगेंगी, हमें इनकी ट्रेनिंग की अशद ज़रूरत है। शेख साहब एक्चुअली ट्रेनिंग है, हमने ट्रेनिंग, हम बे ट्रेंड लोग हैं, हमें ट्रेनिंग पता नहीं है, हमें तो माइक नहीं पता कि उसको यहाँ लगाना है, यहाँ मुंह के अंदर देना है कि यहाँ रखना है, उन्हें ये नहीं पता। बेसिक थिंग है कि डिजिटल मीडिया वाले इनकी ट्रेनिंग हो, वर्कशॉप्स हों और इनको थ्रैश किया जाए ताकि ये पता है हाँ यार ये है। और वो फिर हमारे से डिमांड पता क्या करते हैं कि हमें हमारी मेम्बरशिप को दी। और भाई हमारा जो आयन था, जब 2012 में मैं सदर हुआ, 5वीं मरतबा तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर था, 108 लोगों को मेम्बरशिप दी, इसलिए कि ज़ाहिर है अब डिजिटल वाले हमारे पीछे। मैं कहता हूँ ठीक है, हम उन्हें ये तो नहीं कहते जर्नलिस्ट नहीं है, उनमें बहुत बड़े अच्छे हैं, उनकी मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लेकिन अपना काम करें ताकि हम भी कोई ऐसा आइन में अमेंड करें कि डिजिटल मीडिया वालों को इंडक्ट किया जाए, ना किया जाए। अभी हमारी FEC की मीटिंग थी एबटाबाद में 5 नवंबर को, उसके अंदर ये एजेंडा था डिजिटल मीडिया कि इसका क्या करना है। तो हमें भी फिक्र है, लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि पैमरा को भी चाहिए कि इसको रेगुलेट करें। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिम्मेदारी देखते हुए इनकी ट्रेनिंग्स कराएं ताकि इस किस्म के जो फैसले हो रहे हैं, इस किस्म के मुस्तकबिल में कोई ऐसा फैसला ना है जिससे हम समझे कि इस साफत पर कर जाए। ठीक है। अच्छा साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट भी रहे हैं और आपने क्राइम रिपोर्टिंग भी की। माइक लेके सड़कों पे भागना
और उनसे ये कहना कि अपना लाइसेंस दिखाएं, चाहे वो कोई यूनिफॉर्म में है या कोई आम आदमी है, क्या ये सहाफ़त और क्राइम रिपोर्टिंग का कोई हिस्सा है, या हम पूछ सकते हैं किसी से हम कौन सा इदारा है? बिल्कुल नहीं। ये आपका क्या ताल्लुक है, आपका क्या काम है? आपको वार्डन है या आपको वो उन्होंने को देखें? ये जो आजकल मूवमेंट लाहौर में चली है, मैं समझता हूँ कि ये ठीक तो है, लेकिन आपने हज़ारों लोगों के बच्चों के मुस्तक़बिल भी तबाह कर दिया है। 16 साल का 17 साल का बच्चा मोटर बाइक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है। डिफेंस के वाक़े के बाद इनकी आंखें खुल गई। उसके बाद हो ये रहा है कि पर्चा भी दे रहे हैं। यकीन करें शेख साहब, मैं कहना नहीं चाहता, ये बड़ी जानदार पुलिस के चैंपियन यहाँ बैठे हुए हैं, झूठ बोलते हैं दिन रात बैठ के। यहाँ पे मैं 10 मिसालें दे सकता हूँ इस लाहौर के पुलिस के जुगातियों को। कहते हैं कि जी हमने ये लाइसेंस नहीं है, वहाँ गए हैं हवालात में पैसे 20-25 हज़ार रुपये दिए, 20 हज़ार मांग रहे, 30 हज़ार दिहाड़ी लगी है। उस बच्चे की तबाह कर दिया। उस बच्चा वो जो 16 साल का बच्चा है शेख साहब, कल को उसने नौकरी लेनी है, उन्होंने कंप्यूटर पे उसका ID कार्ड मारना है, तो उसके सामने वायलेशन आ जाएगी। वो ना डॉक्टर बन सकता है, ना वो इंजीनियर बन सकता है, ना वो कोई सर्विस में जा सकता है। भाई खुदा का वास्ता उनको पकड़ें। ये गलत बात है 18 साल से कम उम्र की गाड़ी चलाना। बिल्कुल मैं तो इसकी मजम्मत करता हूँ और बिल्कुल ठीक कर रही है पुलिस, लेकिन दिहाड़ियाँ उन्होंने काम शुरू हो गया, काम शुरू है। और भाई ये भी माई पकड़ के मैं भाग रहा हूँ, मेरा तो ये काम ही नहीं है। और मेरा काम है सिर्फ खबर देना। माई पकड़ के सड़क पे भागना लाइसेंस है कि नहीं है, वो उनका काम है लाइसेंस देके और वो अंदर दें, उन्हें पर्चे दें। ये पर्चे नहीं देने चाहिए, ये रिकॉर्ड बन जाएगा बच्चों का। कम से कम जिनके पास लाइसेंस नहीं उनको बैठा लें, उनके माँ बाप को बुलाएं, उसको बिठाएं 2, 4, 5, 7 घंटे, तो फिर मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा, वो गाड़ी नहीं चलाएगा। उसे पता है कि मुझे 8 घंटे हवालात में बन के और बाप आए शख्सी जमानत में ले गए, पर्चा देना उसके ऊपर। मैं तो इसके तो फिर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाना। सर आपने सीआरओ जाना है, मारना है शेख साहब, उसका ID कार्ड मारेंगे तो उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। वो मर जाएंगे ये बच्चे, आइंदा इनका मुस्तकबिल बर्बाद करिए लाहौर पुलिस या ट्रैफिक पुलिस जो है, और पैसे ले रही है। मुलजमान के मीडिया पर इंटरव्यू पर पाबंदी आयद कर दी गई है। किस तरह से अमल दरामद होगा, इस हवाले से DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर क्या कहते हैं? कैसे अब पुलिस अपना गुड वर्क शेयर करेगी और किस शराइत के तहत अब सिर्फ इंटरव्यू होंगे और अदालत के हुक्म पर किस तरह के मुलजमान के इंटरव्यूज़ मना किए गए हैं, ये सुनते हैं DIG इन्वेस्टिगेशन की ज़ुबानी। जी, पहली बात तो ये है कि इसकी इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंटेशन और कंप्लायंस के लिए हमने डायरेक्शंस तमाम डाउन टू द लेवल ऑफ पुलिस स्टेशंस इन इंचार्जेस दे चुके हैं और इसकी SHOs तमाम इम्प्लीमेंट करेंगे, इंचार्जेस भी इम्प्लीमेंट करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस को। दूसरा ये कि ये फ़िज़िकल कस्टडी जो दी जाती है, जो रिमांड दिया जाता है मुलजमान का, ये बेसिकली फ़िज़िकल कस्टडी पुलिस को दी जाती है फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन एक एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है IO की और सुपरवाइजरी ऑफिसर्स की। उसमें कोई भी बंदा इंट्रूजन या इंटरवेंशन नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो इंटरव्यूज़ होते हैं बाज़ दफ़ा ओपिनियंस को भी प्रेजुडिस करते हैं, और इसमें ख़ास तौर पे जो कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है मुलज़मों की, वो बड़ी डैमेजिंग है। वो बोथ फेस जा सकती है कि आपकी कन्फेशन जो है वो बिफोर ए पुलिस ऑफिसर, वो एडमिसिबिलिटी का एक फैक्टर है उसका कि वो है या नहीं है, तो वो कोर्ट के अंदर विशिएट करती है ट्रायल प्रोसीजर्स को। उसके बाद फिर जो इंटरनल हमारा अपना इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, उसमें लेट अलोन मीडिया की बात नहीं है, किसी को भी मुदाखलत की हक़ नहीं है। तो ये हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे और इस इंशाल्लाह ताला इसको, जहाँ तक है मुलाकात का मामला के जो अंडर कस्टडी एक्यूज़ड हैं, उनके मुलाकात के रूल्स जो हैं पुलिस रूल्स के अंदर 2648 में बड़ा क्लियरली दिए गए हैं 26.48 में, जिसमें जो उनके अक्यूज़ड के राइट्स में शामिल है कि उसका अटर्नी जो है वो उसको मुलाकात कर सकता है, तो वो उसकी मुलाकात एक कांस्टेबल की मौजूदगी में होती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के मुतल्लक क्वेश्चंस उसमें नहीं किए जा सकते, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक्सक्लूसिवली पुलिस की अथॉरिटी। इसमें बेस्ट वे जो पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, कहीं भी ये इंटरव्यूज़ नहीं किए जाते। USA की देख लें, UK की बेस्ट प्रैक्टिसेस देख लें। अक्यूज़ड के जो इंटरव्यूज़ हैं वो बेसिकली स्टोरीज़ होती हैं, जो कि पुलिस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए या अदरवाइज़ पुलिस अगर शेयर करना चाहे मीडिया से डिटेल, तो वो उस तरह से शेयरिंग ऑफ डिटेल होती है।
और इसी तरह हम स्टोरीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि एक्चुअली कौन कौन से एविडेंसेस हैं जिसकी मदद से हम अक्यूज़ तक पहुँचे और अक्यूज़ को अरेस्ट किया, या अक्यूज़ गिल्टी है या इनोसेंट है। ये तमाम चीज़ें हम डिसाइड करते हैं और फिर मीडिया के साथ शेयरिंग का एक प्रोसीजर है, वो हम शेयर करते रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं होगी कि टोटल एक ब्लैकआउट है मीडिया का कि जी उनको इन्फॉर्मेशन कोई नहीं मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ मुल्ज़िमों के चेहरे नज़र नहीं आ रहे और मुल्ज़िमों का डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं हो रहा, लेकिन जो उनका वर्शन है और जो पुलिस का वर्शन है और जो पुलिस की कलेक्शन ऑफ एविडेंस का प्रोसेस है या जो हमारे कंक्लूजन्स हैं वो हम शेयर करने के लिए तैयार हैं। ऐसी कोई बात नहीं होगी, ये बिल्कुल कैटेगोरिकली आईजी साहब की और नीचे तमाम पुलिस ऑफिसर्स की और फील्ड कमांडर्स ने क्लियरली ये डिसैमिनेट हम इंफॉर्मेशन ये डायरेक्शन दे चुके हैं कि ये मौक़िफ़ की बैन नहीं है कि पुलिस मौक़िफ़ ही ना दे, पुलिस अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कन्वे ना करे, या कोई फैक्ट्स जो हैं किसी वाक़े से मुतल्लिक़ जो इन्वेस्टिगेशन की जो कंक्लूजन्स हैं वो शेयर ना की जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल हम कैटेगोरिकली इसको डिनाई करते हैं, हम बिल्कुल उसी तरह शेयरिंग करते रहेंगे, लेकिन सिर्फ मैंने जैसे आपको बताया कि फ़िज़िकल कस्टडी में जो अक्यूज़ड हैं, जो रिमांड पे अक्यूज़ड हैं, जो गिरफ़्तार अक्यूज़ड हैं, उनके इंटरव्यूज़ नहीं बस हो सकते। ऑर्डर्स मैंने पहले भी जैसे गुफ्तगू में बता दिया है, वो यही है कि जो पुलिस की कस्टडी में जो अक्यूज़ड होंगे ना उनका इंटरव्यू किया जा सकता है, ना उनको एक्सेस दी जा सकती है। नंबर 1 ये है, और नंबर 2 ये कि अभी उस पर मज़ीद डेलिब्रेशन होंगी कि जो पुलिस की एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है, लाइक अगर किसी नाके पे किसी को रोकना है, किसी की तलाशी लेनी है, किसी गाड़ी की तलाशी लेनी है, तो ये वो अथॉरिटीज़ हैं जो लॉ में क्लियरली पुलिस को दी गई हैं। जैसे पुलिस ऑर्डर है उसमें आर्टिकल 124 है, 125 है, जिसमें क्लियरली ये पावर्स दी गई हैं। इस तरह की जो पावर्स हैं, क्या ये जर्नलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, या अगर जर्नलिस्ट वहाँ पे मौके पे मौजूद होते हैं तो वो किन किन कवायद और पाबंदियों की अंदर रह के अपनी स्टोरीज़ कर सकते हैं, ये एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि अभी अंडर डिस्कशन है कोर्ट में, और फिर उसमें जो भी ऑनरेबल कोर्ट डिसीजन देगी उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि अदालत का हुक्म ये है कि कोई भी मुल्जिम उस वक्त तक जब तक वो मुजरिम नहीं बन जाता उसका इंटरव्यू नशर नहीं किया जाएगा, मीडिया उसका इंटरव्यू नहीं कर सकता। इस हवाले से पुलिस को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। सहाफ़ी बरादरी क्या कहती है वो भी आपको दिखाया, और पुलिस अब किस तरह से अपना गुड वर्क जो है वो मीडिया के साथ शेयर करेगी। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।